हेलो एवरीबॉडी। एपरेंट डेप्थ और एपरेंट शिफ्ट वगैरह की बातें हो गई थी, थोड़ा सा ध्यान से एक बार और देख लेंगे। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यहाँ पर एयर, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ना। तो अभी अगर इसकी डेप्थ h है तो ऑब्जर्वर को ये कितनी हाइट पर दिखाई देगा? ये अभी कुछ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है, और जो h एपरेंट की वैल्यू आती है वो कितनी आती है? h अपॉन म्यू के इक्वल, ठीक है। अब क्या होगा कि ये ऐसे करके मान लो रे ऐसे बनाएंगे अगर आप, और ये रे ऐसे बाहर जाएगी तो ऐसा लगेगा कहीं से उठ के आई है, तो कितना इसमें शिफ्ट हो गया, तो इसको कहते हैं एपरेंट शिफ्ट। तो एपरेंट शिफ्ट क्या आता है? एपरेंट शिफ्ट हमारे पास आ जाएगा h माइनस एच अपॉन म्यू के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, क्योंकि ये एक्चुअल डेप्थ इसकी h है और ये लेंथ हो गई h बाई म्यू, तो ये जो शिफ्ट है वो कितना हो जाएगा? h माइनस एच अपॉन म्यू, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात भी है कि अगर आप इसको बहुत जैसे यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लोगे तो हमें ये पता था कि ये यहाँ से रे ऐसे चली जाएगी, ये एंगल होगा क्रिटिकल एंगल, है ना। अगर कोई सोर्स यहाँ पर रखा हुआ है तो उससे जो लाइट निकलेगी एक रिंग से निकलेगी, इसे क्या कहते हैं? स्नेल्स विंडो। और इसके लिए आपको जो रेडियस की वैल्यू आती है वो कितनी आती थी? h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अब देखो कई बार क्या है कि अलग अलग रंग के ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग शिफ्ट होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर नीचे ऑब्जेक्ट का रंग येलो लिया, रेड लिया, तो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट में जो शिफ्ट आता है या उसकी जो एपरेंट पोजीशन आती है वो डिफरेंट आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का वो किस बात पर डिपेंड करेगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। किस चीज़ पर? वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। ये थोड़ी सी बात हमको रैले क्राइटेरिया कहते हैं। इसको म्यू इज इक्वल टू आता है कॉची इक्वेशन, सॉरी, a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर टाइप का फंक्शन होता है। मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? लेस। अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो म्यू लेस होगा, ठीक है। तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का अलग अलग आएगा। अब लैम्डा में हमें पता है जैसे विबग्योर है ना, तो विबग्योर में जो है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? लैम्डा इसका मैक्सिमम होगा और इसका लैम्डा क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ रेड इज मैक्सिमम एंड वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज मिनिमम। तो अभी अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो हमें पता है म्यू ऑफ रेड, अब चूंकि ये मैक्सिमम हो गया तो रेड म्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम, है ना। तो म्यू ऑफ रेड जो होगा वो म्यू ऑफ वॉयलेट से कम होगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो क्या होगी? थोड़ी कम होगी। बेंडिंग ऑफ लाइट, भाई अगर इसका म्यू ही कम है, म्यू की वजह से ही तो बेंडिंग हो रही थी लाइट की। जैसे मान लो आपने यहाँ पर नीचे एक सोर्स रखा हुआ है, अब यहाँ से जो लाइट जा रही थी अगर वो सीधी जाए तो इसका मतलब क्या है कि अगर लाइट ऐसे जा रही, सीधी जा रही, तो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो उसको एग्जैक्ट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। लेकिन चूंकि लाइट रेज क्या हो जाती हैं? बेंड हो जाती हैं। अब लाइट रे अगर यहाँ से आने के बाद अगर बेंड हो गई तो बेंड होने के बाद ऐसा लगता है जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ, लाइट यहाँ से आ रही है तो थोड़ा शिफ्टेड दिखता है। और ये बेंडिंग हो क्यों रही? ड्यू टू डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम एंड एयर, है ना। अब अगर म्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी ये जो बेंडिंग है उतनी कम होगी। म्यू कम करते जाओगे और अगर म्यू की वैल्यू सेम कर दोगे तो ये सीधी हो जाएगी, और कम कर दोगे तो इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू हाई है मान लो, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या है? थोड़ी लो है। तो अभी लो पर क्या दिखाई देगा? थोड़ा कम शिफ्टिंग दिखाई देगी, है ना। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहाँ पर नीचे क्या किया, एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट रख दिया, और फिर आपने एक यहाँ पर क्या रख दिया? ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट रख दिया। ये ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट रख दिया, दिख रहा है ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट। तो रेड कलर के ऑब्जेक्ट में शिफ्ट होगी कम, रेड कलर के ऑब्जेक्ट में क्या होगा? लेस शिफ्ट होगी, और ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट में मोर शिफ्ट होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लू कलर की लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, नहीं ज़्यादा है। वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। इधर की तरफ चलोगे तो म्यू क्या होगा? म्यू की वैल्यू इंक्रीज करती है। समझ गए बात को?
तो म्यू की वैल्यू इंक्रीज करने की वजह से ही शिफ्टिंग आ रही है। अगर म्यू की वैल्यू सेम होगी तो कोई शिफ्ट नहीं आएगा। अब इसका म्यू ब्लू कलर का क्या है, हाई है, तो इसमें शिफ्टिंग ज़्यादा है। और ये रेड कलर का म्यू क्या है, रिलेटिवली म्यू ऑफ रेड इज लेस। समझ में आ रही बात? तो म्यू लेस है तो इसमें शिफ्टिंग कम है। तो समझ गए होंगे इतनी बात तो। अच्छा, अभी एक चीज़ और भी छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, लगे लगे। यहाँ पर ध्यान रखना रिलेशन क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर ऐसे करके चलता है, वो बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसमें। तो अभी ये लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बस अपन को उसका रिलेशन से मतलब नहीं है, अपन को मतलब इस बात से है कि म्यू की वैल्यू लैम्डा के साथ इन्वर्स रिलेशन रखेगी। मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू होगी ज़्यादा तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम। क्लियर? इतनी बात अपन को याद रखनी है बस, इस पर अपने सारे सवाल में। अच्छा, एक और बात आपने जिसे पता है आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब लाइट कौन से मीडियम से जा रही है, जैसे मान लो ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट रेयरर मीडियम से इधर से इंसिडेंट, इस लाइट का TIR होगा या इस लाइट का TIR हो सकता है? तो इस लाइट का TIR हो सकता है ना? तो इसमें TIR कभी भी नहीं होगा और इसमें TIR हो सकता है, होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन हो सकता है। और कब हो सकता है? जब ये एंगल थीटा सी से ज्यादा हो, जब यहां पर जो एंगल बन रहा हो वो एंगल थीटा सी पर तो जस्ट रिफ्रैक्शन माना जाएगा। और जैसे ही इसको थोड़ा इधर बढ़ाया, रे को यहां से इधर शिफ्ट किया तो TIR हो जाएगा, ठीक है ना? ये बात अपन को पता है। अच्छा, आप क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पूछ सकता है वो कई बार आपसे, तो आपको यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, मान लो यहाँ एयर है या यहाँ पर मान लो μ1 है और यहाँ μ2 है, तो अभी अगर क्रिटिकल एंगल इस मीडियम के लिए देखोगे, μ1 डेफिनेटली डेंसर होना चाहिए, μ2 की वैल्यू उससे कम होनी चाहिए, और आप इक्वेशन क्या लिखोगे, μ1 sin थीटा सी इज इक्वल टू μ2 sin 90। अब अगर μ2 एयर है, अगर ऊपर वाला मीडियम एयर है, हवा है, तो हवा की जगह 1 रख दो म्यू की वैल्यू, तो क्रिटिकल एंगल निकाल लोगे। कोई मुश्किल बात तो नहीं। अच्छा, अब देखना एक बात और, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कुछ फिनोमिना अपन ऑब्जर्व करते हैं, है ना? जैसे डायमंड को आपने देखा होगा, डायमंड की काफ़ी चमकता है, स्पार्कल करता है डायमंड। वो क्यों करता है? डायमंड के स्पार्कलिंग के पीछे रीज़न क्या है? डायमंड का जो म्यू होता है वो नियरली 2.5 के आसपास का होता है, समझ रहे हो? बहुत हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसका जो क्रिटिकल एंगल आएगा वो काफ़ी कम आ जाता है। तो क्रिटिकल एंगल कम आने की वजह से अगर इसकी प्रॉपर कटिंग कर दी जाए डायमंड की, तो क्या होता है, जब लाइट एक बार कहीं से एंटर कर गई तो मल्टीपल फेसेस से, वो अलग अलग फेसेस से बार बार रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर वो बाहर निकलती है। तो अलग अलग एंगल से लाइट क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो अलग अलग एंगल से लाइट बाहर निकलेगी अलग अलग जगह से, तो ऐसा लगता है जैसे ये स्पार्कल कर रहा है, चमक रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें कौन सा फिनोमिना यूज होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना यूज होता है। एक फिनोमिना आपने सुना होगा, मिराज, मृगमरीचिका। हाँ, ओ क्या है ये मिराज? क्या है? रेत में पानी दिखना। रेत में पानी नहीं दिखता, एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट चीज होती है। होता क्या है, जैसे मान लो आप यहाँ पर किसी गर्म सरफेस पर खड़े हुए हो, कभी रोड पर अगर चल रहे हो बहुत हाईवे पर, तो ऐसा लगता है जैसे पानी पड़ा हुआ हो रास्ते में। ऐसा फील सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है यहाँ पर कम, और ऊपर की लेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज़्यादा। तो अभी होगा क्या कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ठीक है, ये कैसा ऑब्जर्वर है यार, ये तो ठीक है, बहुत गरीबों वाला ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर बना लो भाई साहब, ये मेरे से बनेगा नहीं, मुश्किल लग रहा है मेरे को। अभी ठीक है, और ये इसकी आँख बना ली। अभी यहाँ पर कोई एक पेड़ लगा हुआ है मान लो, अब पेड़ जो है थोड़ा बड़ा तो बनाना ही पड़ेगा, ये पेड़ लगा हुआ है। अब होगा क्या कि लाइट यहाँ से ऐसे करके मान लो जो आ रही होगी वो बैंड होके इसके आँख में चली जाएगी। तो ये जो फिनोमिना यहाँ पर हो रहा है, ये कौन सा फिनोमिना है? TIR। तो TIR की वजह से ऐसा लगेगा जैसे पेड़ की उल्टी इमेज दिखाई देगी, इसको सीधा पेड़ भी दिखाई देगा और उसकी इमेज भी दिखाई देगी। तो अभी, और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि नीचे वाली लेयर्स जो है वो लेस डेंसर हो जाती हैं और ऊपर वाली लेयर्स जो है वो डेंसर हो जाती हैं।
तो रेट में TIR हो सकता है भाई, डेंसर से रेयर में लाइट आएगी तो बेंड कर जाएगी, बेंड करके आंख इधर जाएगी, इनको ऐसा लगेगा लाइट यहां से आ रही है। अब इन्हें क्या होगा, पेड़ की इमेज दिखाई देगी। अब हमारे ब्रेन में एक कहानी फिट है कि किसी भी चीज की इमेज पानी में दिखाई देती है पलट के। नहीं समझ में आई बात? ऐसे आपको पेड़ लगा होगा जमीन में कहीं पर, तो उसकी इमेज थोड़ी दिखाई देगी। तो आपको वहां पर आपके दिमाग में अगर उसकी पलट के इमेज दिखाई दे रही तो आपका दिमाग आपको कहेगा कि यहां पर पक्का पानी है कहीं पर। ये आप सोचते नहीं हो, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है। जैसे ही आपको पेड़ की इन्वर्टेड इमेज दिखाई दी, आपके दिमाग ने आपसे कहा कि पक्का वहां पानी है, तो वो एक पानी का अंदाजा देने लगता है, आपको लगने लगता है कि वहां पर पानी की लेयर है, और इवन आपको ऐसा फील होने लगता है कि पानी की लेयर पड़ी हुई है यहां पर कोई, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है कि इमेज तभी बनेगी जमीन पर कभी किसी पेड़ वेड़ की या किसी चीज की, जब क्या होगा, जब वहां पर पानी होगा। वो सबकॉन्शियस में प्रोग्राम फीड है, पहले से फिक्स है। तो जैसे ही पेड़ की इन्वर्टेड इमेज दिखी और दिमाग ने आपको क्या बताया कि भैया यहां नीचे पानी है, इधर पानी है, तो आप भागते हुए गए, क्योंकि आप रेगिस्तान में हो बाई द वे, है ना, और आप भागते हुए गए और देखा कि पानी तो गायब, क्योंकि पानी तो वहां है नहीं। दिस इज कॉल्ड मिराज। और ये किस पर बेस्ड है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। फिनोमेना क्या है? हाई टेम्परेचर में टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। हाई टेम्परेचर जब होता है तो जमीन गर्म होकर क्या करती है, जब एनर्जी को वापस लौटाती है, तो उस वजह से जो उससे कनेक्टेड लेयर्स होती हैं, जमीन से जुड़ी हुई लेयर्स, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे ऊपर टेम्परेचर जाने के बाद क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेयर का जो जमीन के पास होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लेस, ऊपर वाली लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते ये डेंसर होने लगता है, मीडियम। तो लाइट डेंसर से रेयर में आएगी तो क्या हो जाएगा, TIR। एक और चीज होती है जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। क्या है भाई? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें ऐसे करके एक डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल का एक वायर टाइप का बना लेते हैं, पाइप टाइप का बना लेते हैं। अब यहां से गई लाइट ऐसे, अब क्या करते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर हमें मान लो ये सिग्नल यहां से इसमें भेजेंगे, तो अब ये सिग्नल क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा वापस लौटा है। तो एटेन्यूएशन मतलब जो आपका सिग्नल है वो डिस्टेंस के साथ वीक नहीं होगा। अगर पूरी की पूरा सिग्नल वापस लौट जाए, TIR हो जाए उसका, तो इसका मतलब बाहर तो गया ही नहीं कोई भी सिग्नल। तो अब होगा क्या कि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रखोगे, अब हम चाहते हैं कि यहाँ TIR हो, तो सेंटर में जो आपकी लेयर होती है वो डेंसर होती है, और ग्रेजुअली इसको बाहर की तरफ जाते जाते म्यू को डिक्रीज करते जाते हैं। तो म्यू को डिक्रीज करेंगे तो लाइट डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयरर में, तो मुड़ती जाएगी, मुड़ते 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 पूरा TIR हो जाएगा, फिर ऐसे ही चलता रहता है फिनोमेना। तो सिग्नल आपका लगातार क्या होता है, इसी के अंदर ट्रैप होकर रह जाता है, बाहर क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि TIR हो रहा। TIR का मतलब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल मतलब 100% लाइट जो है वो वापस लौट आएगी, फिर यहां से 100% वापस लौट आएगी। तो ये सिग्नल एज इट इज आपका लंबी दूरियां तय करता चला जाता है। एब्जॉर्प्टिविटी इस मीडियम की बहुत कम होनी चाहिए, नहीं तो ये खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए जिससे सिग्नल बिना एब्जॉर्ब हुए आगे बढ़ता जाए। अब थोड़ी ना थोड़ी बहुत तो एब्जॉर्प्टिविटी होगी इसकी, कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको ये पता है कि 100% तो नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिग्नल बाहर सिग्नल बेस्ड होने से बच जाएगा आपका, एनर्जी जो है बाहर नहीं जाएगी कोई भी। तो जो भी सिग्नल है वो पूरा का पूरा अंदर चलता चलता आगे बढ़ता चला जाएगा। ये आपका ऑप्टिकल फाइबर किस फिनोमेना पर बेस्ड है, TIR पर बेस्ड है। क्लियर है ये बात? ठीक है जी, इसको नोट कर ले फटाफट। ठीक है, तो भाई अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, हल्की फुल्की छोटी सी। और अभी मान लीजिए ये कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ग्लास स्लैब के भीतर कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई डिफॉर्मेशन है, कुछ भी है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया गया, मान लो 3/2। बहुत ध्यान से देखना। अभी मैंने कहा ये डिस्टेंस है मान लीजिए 2 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस है मान लीजिए कुछ 4 मीटर। ठीक, इसमें कोई इशू तो नहीं। अभी एक ऑब्जर्वर यहाँ से देखता है इस ऑब्जेक्ट को, ये है ऑब्जर्वर O1। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से एक ऑब्जर्वर यहाँ से देखता है, ये है O2। तो O1 को ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर दिखाई देगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर दिखाई देगा भाई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू O1 को दिखा देगा 4
तो O1 को कहाँ पर दिखाई देगा? अब ये इसकी एक्चुअल आपको दिख रहा है गहराई कितनी है 2 मीटर, और ये देखेगा कितना h बाई म्यू पर, तो h की वैल्यू कितनी है 2 और म्यू की वैल्यू कितनी है 3/2, तो इसको कितने पर दिखाई देगा 4/3 मीटर पर। समझ गए बात? और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मान लो O2 ने देखा तो कहाँ दिखाई देगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर O2, तो अभी कहाँ दिखाई देगा? अब फिर से आप कहोगे इसके अकॉर्डिंग इसके लिए डेप्थ कितनी है 4, लेकिन इसे दिखाई कितने पर देगा 4/म्यू पर, और म्यू की वैल्यू कितनी है 3/2, तो कितना हो गया 8/3 मीटर पर दिखाई देगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए अपन से। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम साफ, कोई दिक्कत तो नहीं। h/म्यू लगाना है, कुछ नहीं, इसको देखिएगा 2/म्यू पर, उसको देखिएगा 4/म्यू पर, यहाँ तक तो सिंपल है। अब देखो अगर मान लो उसने सिचुएशन में थोड़ा इसी सेम सवाल को ट्विस्ट करके पूछ लिया, उसने कहा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है बीच में कहीं पर, एक ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, इसका नाम है O1, एक ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, इसका नाम है O2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उसने आपको दे दी 3/2, घबराने की कोई बात नहीं है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज ऑब्जर्व्ड बाय O1 and O2 are 2 centimeter and 4 centimeter respectively, 4 centimeter respectively. Find thickness of slab. 15 सेकेंड। ठीक है भाई, अब देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए इसको मैंने ले लिया D2 है ना डिस्टेंस, और इसको ले लिया D1 डिस्टेंस, तो अभी मुझे पता है कि D1 प्लस D2 मुझे बताना है। मुझे दिया क्या गया है कि इसने जो ऑब्जर्व किया O1 ने वो 2 सेंटीमीटर है, और जो O2 ने ऑब्जर्व किया वो कितने पे दिख रहा है 4 सेंटीमीटर पर। मतलब मुझे दिया गया है D1/म्यू की वैल्यू 2 और D2/म्यू की वैल्यू 4। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो अभी D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 म्यू, और D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 म्यू। तो मुझे फाइंड क्या करना था D1 प्लस D2, तो D1 प्लस D2 दोनों को जोड़ देंगे तो 4 म्यू प्लस 2 म्यू कितना हो गया 6 म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 3/2, तो 6 म्यू, म्यू की जगह देखा 3/2, तो ये कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं। ठीक।